Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers and students. Welcome to week number 13 of the course Cloud Computing. Today lecture is about MapReduce, a component from Hadoop. If you remember from the last 3 weeks, we are exploring the Hadoop ecosystem and its major component. Apache Hadoop के बारे में मैंने बताया था कि it is an open source software framework जो कि हम large scale data storage यानी big data storage के लिए और उसके processing के लिए use करते हैं. Hadoop itself uses commodity based hardware in the form of clusters. और जो Hadoop का जो आइडिया है इट केम फ्रॉम गूगल. उसकी हिस्ट्री भी हमने देखी थी कि जो गूगल का जो सिस्टम था जिसको हम गूगल फाइल सिस्टम कहते हैं उस पे बेस करके HDFS बनाया गया था और MapReduce पे बेस करके MapReduce ही बनाया गया था. रिमाइंड कि ecosystem is actually made from different components, different frameworks. उसमें अगर आपको याद हो तो कुछ components हैं जो कि Hadoop के core components हैं. Like Hadoop Common है जो libraries हैं, HDFS है, Hadoop Distributed File System, Hadoop Yarn है and MapReduce. इसके अलावा और भी components हैं but they are not the core components. They are like the add-on projects. जैसे कि Pig हो गया, Hive है, HBase है, Spark है, etc. So हम क्या कर रहे हैं कि हम कोर कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट्स को डिटेल्स के साथ स्टडी कर रहे हैं. राइट, लाइक इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक हम लोगों ने फर्स्ट कोर कंपोनेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा था. रिमेंबर द फर्स्ट कंपोनेंट दैट वी स्टडीड इन डिटेल is HDFS and that was the topic of our last week. और जो HDFS है, it is actually an open source implementation of the famous Google architecture which is called GFS, Google File System. और HDFS को primarily हम use करते हैं big data को store करने के लिए. एंड दिस डेटा जो कि हम HDFS पे स्टोर करेंगे, Hadoop के डिफरेंट एप्लीकेशंस इस डेटा को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है. सो HDFS इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम विच विल स्टोर डेटा ऑन कम्युनिटी हार्डवेयर्स. फिर HDFS में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉन्सेप्ट था नेम नोड का, एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास डेटा नोड का. फिर हमने देखा था कि किस तरह HDFS में बाय यूजिंग द मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पैराडाइम हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. किस तरह हम बिग फाइल्स को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल चंक्स में, स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं. फिर किस तरह उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द डिफरेंट नोड्स. और किस तरह हम जो है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ईच ब्लॉक यानी रेप्लिकेट करते हैं डेटा को. एंड देन वी सा सम फीचर्स ऑफ HDFS like it is a cost effective solution which is used for large data sets. Replication is a feature, fault tolerance, highly availability, scalability, data integrity, high throughput and data locality were some of the features. फिर हमने HDFS में रीड राइट ऑपरेशन को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, आर्किटेक्चर इसका किस तरह का है, मेन कंपोनेंट्स उस आर्किटेक्चर के कौन कौन से हैं, किस तरह आर्किटेक्चर जो है वो फंक्शन करता है.
वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने HDFS में लास्ट वीक कवर कर ली थी, विच वाज द फर्स्ट कोर कंपोनेंट ऑफ अपाची हडूप। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द सेकंड कोर कंपोनेंट ऑफ हडूप इकोसिस्टम, और इसको हम कहते हैं मैप रिड्यूस। राइट, सो टुडे लेक्चर इज़ अबाउट मैप रिड्यूस, और आई एम हैप्पी कि इसके जो कंटेंट्स हैं दे आर गोइंग टू बी सिंपल। सिंपल होने के दो वजह हैं। एक तो इट्सेल्फ मैप रिड्यूस को समझना वो सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है, एग्जांपल्स में अभी हम देखेंगे। और दूसरी वजह सिंपल होने की ये है कि इस पे आप लोग करंटली रिसेंटली एक असाइनमेंट भी कर चुके हैं कि मैप रिड्यूस किसे कहते हैं, मैप रिड्यूस के एग्जांपल्स क्या हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है, हाउ इट वर्क्स, एंड देन फाइनली इसकी जो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स ने वो भी किया है। सो बेसिकली यू आर फैमिलियर विद द मैप रिड्यूस कॉन्सेप्ट। ओके, मैप रिड्यूस का जो आइडिया है, जिस तरह अभी मैंने मेंशन किया, इट केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ गूगल। इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गूगल ओरिजिनली, और उन्होंने जो आइडिया दिया था उसका नाम भी मैप रिड्यूस था। एक पेपर था जो कि उन्होंने पब्लिश किया था। एक्चुअली गूगल ने दो पेपर्स पब्लिश किए थे। एक जो था वो फाइल स्टोरेज से रिलेटेड था, और दूसरा जो है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो जो स्टोरेज से रिलेटेड था वो GFS था, और जो प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग मॉडल से रिलेटेड था दैट इज़ द मैप रिड्यूस। तो जो हम अपाची मैप रिड्यूस पढ़ रहे हैं, इन्होंने वही नाम रखा है मैप रिड्यूस, इवन नेम को भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, और वो चीज़ें हमने हिस्ट्री में कवर की थी। सो द आइडिया केम फ्रॉम द गूगल, एंड एट दैट टाइम it was the MapReduce was a distributed programming model which used large server clusters to process massive data sets. तो आप कह सकते हैं कि MapReduce is actually a programming model, और ये distributed programming model है। Distributed means कि पैरेलल डिफरेंट सिस्टम पे हम इसको जो है वो रन करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोसेस लार्ज और ह्यूज और मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड इन 2004 और 5, और इसका जो पर्पस था गूगल ने इसको जो बनाने का जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि किस तरह हम क्विकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। गूगल जो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था, इट वाज लाइक अ सर्च इंजन। अभी तो गूगल के और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इवन हर एक चीज़ में गूगल जो है वो अपनी टांग अड़ा रहा है। बट ओरिजिनली गूगल वाज अपेयर्ड एज अ सर्च इंजन, और गूगल जो है वो पब्लिक वेबसाइट से by using the search engine it was collecting data through public website, और उनका एक फेमस पेज रैंकिंग का कोई एल्गोरिथम था जो कि ये डिसाइड करता था कि कौन सी वेबसाइट्स जो हैं दे आर वर्दी टू बी शोन अप इन द सर्च। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, अब पेज रैंक एल्गोरिथम ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इस सर्च के बेस पे रिटर्न करके प्रोवाइड की जाए। सो आपको तो आपकी क्वेरी का आंसर जो है विद इन सेकेंड मिल जाता है, लेकिन बैक एंड पे जो स्टोरी है, जो सीन है, वो आपसे हिडन है। ओके, सो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव के गूगल ने जो है इस मैप रिड्यूस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था इन 2004।
So actually it is a programming model um, which is used widely in cloud computing environment, and why we use it in order to process data sets. Which type of data set? Large data set, and those large data sets are actually called big data. And how we process this large data? We actually process this large data in a parallel way. सो मैप रिड्यूस जो है वो एक्चुअली पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडाइम को फॉलो करता है, बट द ब्यूटी इज़ दैट द प्रोग्रामर, द एंड यूज़र इज़ एक्चुअली अनअवेयर ऑफ द पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट. So it is a programming model which is widely used in computing environments for large data set processing in a parallel way, and the parallel processing paradigm is actually hidden from the end user or from the programmer. आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल, आगे जाके मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को हम डीप में जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एट द हाई लेवल, जो मैप रिड्यूस है इट एक्चुअली रन्स ऑन टॉप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फाइल सिस्टम HDFS, और अगर गूगल का है तो फिर HDFS की जगह पे GFS होगा. सो दीज आर द एक्चुअल मशीन्स, एक्चुअल हार्डवेयर जहाँ पे ये आपका डेटा स्टोर करेगा, रिलाई करेगा, एंड HDFS जो है वो स्टोरेज से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है, जबकि इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैप रिड्यूस की. सो एक्चुअली मैप रिड्यूस रन्स ऑन टॉप ऑफ HDFS, या इसको जो है प्लेस किया गया है ऑन टॉप ऑफ द HDFS. हमने बात की पैरेलल प्रोसेसिंग की ऑफ लार्ज डेटा सेट इन अ क्लस्टर. तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग है ऑफ डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, उसमें जो आपका बिग डेटा है या जो डेटा सेट्स हैं आपके पास, मैप रिड्यूस उनको ब्लॉक्स में जो है वो स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, और फिर जो है ये ब्लॉक्स डिफरेंट मशीन्स को, डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ मशीन को वो असाइन करता है, और फिर उन इंस्टेंसेस को, उन डिफरेंट ब्लॉक्स को जो है वो पैरेलल हम रन करते हैं. सो दैट इज़ हाउ द पैरेलल वे वर्क्स एक्चुअली इन द मैप रिड्यूस. तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी है कि जो मैप रिड्यूस है इट एक्चुअली वर्क्स बाय ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम like a large data set into smaller parts, smaller chunks, smaller blocks. और फिर हम क्या करते हैं, we try to solve each part individually but parallel. और एंड पे हम क्या करते हैं, we then combine the result to get our final answer. So at the start MapReduce क्या करेगा, जो आपका large problem है, big data set है, उसको smaller parts में divide करेगा, और फिर जो है हर एक पार्ट को पैरेलली, इंडिविजुअली जो है वो सॉल्व करेगा बाय यूजिंग डिफरेंट मशीन्स, और एंड पे जाके रिजल्ट्स को हम कंबाइन करेंगे in order to produce the final answer or the final output. MapReduce का एक की फीचर है, and that is that data processing is co-located with data storage. Both work parallel. एंड जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है, सो इट एक्चुअली हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कंप्यूटिंग को मूव करते हैं, डेटा को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कंप्यूटिंग, लेकिन इस मैप रिड्यूस में हम वी एक्चुअली मूव the computing towards the data.
तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे यू विल गेट सम एडवांटेजेस, और वो एडवांटेजेस हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी नॉर्मली हम ये जब स्केलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आता है वो यही है, यू कैन ईज़िली एड मोर रिसोर्सेज टू द सिस्टम। जब आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो आप एक्चुअली सिस्टम को ईज़िली अपग्रेड कर सकते हैं, एड मोर रिसोर्सेज। स्केलेबिलिटी का एक और फंक्शन भी है, और वो ये है कि आप एक्चुअली रिसोर्सेज को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं स्केलेबिलिटी में, एंड दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट वीक कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम स्केलेबिलिटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स एंड सो ऑन। सो स्केलेबिलिटी पे हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह बात करेंगे। एंड रिलायबिलिटी क्लाउड में, वाई इट इज़ रिलायबल, एक्चुअली ये जो दो पॉइंट्स है फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। चूँकि हम रेप्लिकास रखते हैं सेम डेटा की, सेम ब्लॉक्स की, सेम चंक्स ऑफ डेटा की, एक से ज़्यादा मशीन पे, इन द क्लस्टर, इन द सर्वर रेक्स, तो वहाँ पे आपको रिलायबिलिटी भी मिल जाती है, और अगर कोई एक सिस्टम फेल कर जाए यू स्टिल हैव एक्सेस टू योर डेटा फ्रॉम अनदर मशीन, फ्रॉम अनदर इंस्टेंस। सो ये दोनों जो हैं वो पॉसिबल है इफ़ यू आर यूजिंग दिस अप्रोच। सिंप्लिसिटी, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी सिंपल है, बेसिकली टू ही स्टेप्स हैं, मैप करना, रिड्यूस करना। सब स्टेप्स भी हैं, उसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे डिटेल से, बट द अप्रोच इज़ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट एज वेल। और इसके अलावा चूँकि पैरेलल अप्रोच है तो आप लोड को जो है वो डिफरेंट मशीन्स के दरमियान बैलेंस कर सकते हैं, और इस पैरेललिज्म के की वजह से आपको जो है वो ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। मैप रिड्यूस जो है इसकी जो इंस्पिरेशन है अपाची हडूप में, तो इसकी जो इंस्पिरेशन है वो गूगल से है, लेकिन गूगल में इसकी जो इंस्पिरेशन है वो है लिस्प से। लिस्प वाज और इज़ आप कह सकते हैं इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली इट स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसर। लिस्प में जो LIS है इट स्टैंड फॉर लिस्ट, एंड P रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसर को। सो लिस्ट प्रोसेसर, और ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिस्प लैंग्वेज में हम नॉर्मली लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ फेमस डेटा स्ट्रक्चर। इसका जो सोर्स कोड है वो एक्चुअली दैट इज़ मेड फ्रॉम लिस्ट, but we are not interested about the internal structure of the Lisp. What make us interested is the inspiration, और वो इंस्पिरेशन ये है कि लिस्प में जो है मैप का कॉन्सेप्ट भी है और रिड्यूस का कॉन्सेप्ट भी है। लिस्प में मैप जो है इट एक्चुअली टेक्स एन इनपुट फंक्शन एंड अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। दो चीज़ें हम इनपुट में देते हैं और फिर इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं ओवर ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस। इसी तरह लिस्प में जो रिड्यूस है इट एक्चुअली कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस बाय यूजिंग ऑपरेटर्स लाइक प्लस, लाइक हैश एक्सेट्रा। तो लिस्प में मैप जो है फंक्शन को एज अ इनपुट लेता है एंड अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को एज अ इनपुट लेता है, और फिर उस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं ओवर ईच वैल्यू इन दैट सीक्वेंस। और जो सेकेंड चीज़ है रिड्यूस, इट विल एक्चुअली कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस बाय यूजिंग ऑपरेटर्स इन अ वेरी सिमिलर वे। जो आपके पास मैप रिड्यूस हैं इसके भी दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं या दो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं मैप, जस्ट लाइक द लिस्प,
एंड एक को हम कहते हैं रिड्यूस जस्ट लाइक द लिस्प। मैप का जो फंक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द असाइनमेंट, आपको पता होगा कि की वैल्यू पेयर किसको कहते हैं। अगर आपको पता नहीं भी है तो इन द कमिंग स्लाइड यू विल गेट एन आइडिया कि की वैल्यू पेयर किसे कहते हैं। तो जो मैप फंक्शन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट एक्चुअली जनरेट अ लिस्ट, और इसका जो आउटपुट है दैट इज़ नॉट द फाइनल आउटपुट, दैट इज़ द इंटरमीडिएट आउटपुट, राइट। यानी इसका जो आउटपुट है वो हम पे रिड्यूस फेज को या फंक्शन को एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट हैं। एक्चुअली ये जो मैप फंक्शन है ये डिवाइड करता है जो आपके डेटा प्रोसेसिंग टास्क हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। तो सिर्फ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट करना वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि इट विल एक्चुअली जनरेट it will actually divide the data processing task in a distributed environment. So आप कह सकते हैं कि जो मैप के जो tasks हैं that is to deal with splitting on one side and mapping of data on the other side. So basically दो ही responsibilities हैं, task को distribute करना, split करना, and then उसमें जो data है उसको map करना. And then the second step, second phase, second component is reduce. अब reduce का जो काम है वो map के अपोजिट है। map splitting करता है, reduce जो है वो merging करता है। So the reduce function actually merges the intermediate values जो इसको मिली है from the map function, and they are actually associated with same intermediate key. हम बात कर रहे हैं की वैल्यू की। सो की जिनकी सेम होगी उनको रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, मर्ज करेगा। एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, बट एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल, जस्ट आप इतना समझ ले कि जो रिड्यूस का फंक्शन है इस अपोजिट ऑफ मैप फंक्शन, ये इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को मर्ज करता है। और इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड दैट इज़ द जनरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, right? When you actually merges all the values which are associated with some key, so you are actually generating the final result. तो intermediate results को merge करना और उनको resolve करना to get the final result, they are the main task performed by the reduce function. अब ये जो मर्जिंग का प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है। रिड्यूस जो है वो जो 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 वैल्यूज़ हैं, जो कीज़ हैं, उसको वो एक्चुअली शफल करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डेटा। शफलिंग मीन कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट आ रही है, कौन से कीज़ के कौन से कीज़ के वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सेम है, ताकि उनको जो है वो मर्ज किया जाए या उनको शफल किया जाए ताकि डेटा को हम रिड्यूस कर सकें। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रिड्यूस फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ शोन हेयर एज वेल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपके पास दोनों फंक्शंस हैं, आपके पास मैप का फंक्शन भी है और आपके पास रिड्यूस का फंक्शन भी अवेलेबल है। ये जो फंक्शंस हैं दे एक्चुअली एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव एन इनपुट गिवन, और फिर इसको आउटपुट में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस फंक्शन एक्चुअली एक्सेप्ट डेटा एज एन इनपुट एंड देन रिटर्न द डेटा एज आउटपुट। और ये जो रिटर्न डेटा है या ये जो आउटपुट है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, शफल किया जाता है
मैचिंग की जाती है, मैपिंग की जाती है, एक्सेट्रा। और जो रिज़ल्ट है वो कब, या ये जो आउटपुट है ये यूज़र को कब अवेलेबल होता है, व्हेन ऑल द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। और वो टास्क क्या है वो अभी हम देखेंगे, बट जो मैप टास्क है वो मैप है और रिड्यूस है। इन दोनों टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न कर दिया जाता है टू द यूज़र। अगर हम थोड़ी सी डिटेल में चले जाएं तो मैप रिड्यूस में एक्चुअली होता क्या है, जो आपका इनपुट डेटा है उसको हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन उस चंक्स को हम अक्रॉस मल्टीपल वर्कर मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। इस एग्जीक्यूशन से हमारे पास जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, दे आर एक्चुअली द आउटपुट फ्रॉम द वर्कर मशीन्स जिसको हमने इनपुट दिया था। फिर इस इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को हम फीड करते हैं टू अ सेट ऑफ रिड्यूस मशीन्स। और ये जो रिड्यूस मशीन्स होंगी दे एक्चुअली shuffle the things. They actually perform some intermediate steps like sort करना, search करना, etc. तो मैपिंग और रिड्यूसिंग में हम क्या करते हैं, हम वर्कर मशीन्स को यूज़ करते हैं, और इन मैप का जो इंटरमीडिएट आउटपुट होता है उन मशीन्स का वो हम रिड्यूस मशीन्स के हवाले कर देते हैं जो कि डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमें आउटपुट जनरेट करके दे देते हैं। ये जॉब्स जो हैं कौन इनको सबमिट करता है, दे आर एक्चुअली सबमिटेड बाय अ यूज़र। किन को सबमिट करता है, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास्टर नोड एंड द स्लेव नोड्स, या नेम नोड एंड डेटा नोड्स। सो जॉब हम कहाँ पे नॉर्मली सबमिट करते हैं, HDFS में आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब्स आर सबमिटेड टू द मास्टर नोड, टू द नेम नोड। अब ये मास्टर नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडल वर्कर्स को सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करने के बाद उनको जो है हर एक को कुछ टास्क असाइन करे, एंड द टास्क आर रिलेटेड विद द मैप रिड्यूस टास्क, और उन टास्क को जो है वो पैरेलली पे एग्जीक्यूट भी करे। और इस प्रोसेस को कि आपके जो मैप के जो आउटपुट है उसको हम रिड्यूस फंक्शंस को देते हैं। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड शफलिंग इन द मैप रिड्यूस कॉन्सेप्ट। तो इस पे हम आगे जाके मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को देखें, सो वी हैव इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, different color represent different chunks of data, different blocks of data, and different colors also represent कि they are like different. For example, blue color के जो blocks हैं they are actually different from black. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इन कलर्स को सेम कलर को हम कंबाइन कर सकें। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैपिंग पे आते हैं। दीज आर द वर्कर मशीन्स। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इस इनपुट डेटा को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कलर, या आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज। एंड देन रिड्यूस में हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग सर्टन इंटरमीडिएट स्टेप्स एल्गोरिथम्स, हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। The blue color is, dark blue is 4, light is 5, and then the black is 3. So an algorithm is applied here to all the elements of the same category, and that is simple in this case कि we are only counting the number of blocks in each category. So this is the concept, the basic concept of MapReduce. Going further, going deeper, we actually have input data and we
need to convert it into an output, and we have two different phases, the map and the reduce. map task and reduce task. यहाँ पे हम क्या करते हैं, categorization करते हैं, which is called mapping. So in this case you have actually the data is split into 3 categories, and then यहाँ पे shuffling हो रही है सेम डेटा को, सेम कैटेगरी वाले डेटा को हम जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हम काउंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर रहे हैं. सो वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द थिंग्स एंड देन वी कंबाइन द रिजल्ट इनटू अ सिंगल आउटपुट. सो एक्चुअली यहाँ पे जो इनपुट आप ले रहे हैं, सो जो आपका मास्टर नोड है, it will actually takes the data as input. It will split the data into smaller sections and it will send those smaller sections, chunks, blocks of data to other associated nodes in the cluster. ये जो node है, they can perform same operation in turn to send those smaller sections of input to other output, and MapReduce will allow the massive scalability across hundreds or even thousands of nodes. So let's talk briefly about the key value pair, जिस तरह अभी मैंने mention किया in above example. आपको पता होगा कि MapReduce हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है. क्यों हम इसको यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, किस तरह डेटा को प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट्स को, बिग डेटा सेट्स को, हाउ, इन विच मैनर, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, बाय यूजिंग सेवरल machines, commodity hardwares. So the core idea behind the MapReduce is कि आपके डेटा को मैप किया जाए into a collection of key value pair, और पेयर जो है इन पेयर्स को रिड्यूस किया जाए by based on a criteria, and the criteria is same key, कि जिन पेयर्स की वैल्यू सेम है उनको कंबाइन किया जाए. सो द कोर आइडिया इज कि आपके डेटा को मैप किया जाए, इन विच फॉर्म, इन की वैल्यू पेयर फॉर्म, और मैप करने के बाद उसको रिड्यूस किया जाए. किस तरह, बाय यूजिंग द सेम की पेयर्स, by putting them, by keeping them in the same category. So actually MapReduce model will accept input as a key value pair, और इस इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले वो स्प्लिट करेगा डेटा को इनटू मल्टीपल सेट्स ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और फिर इन इंटरमीडिएट सेट ऑफ डेटा को डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं अक्रॉस डिफरेंट नोड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन अ parallel form. And then finally the process data sets are reduced into the required results, या separated को हम जो है results को हम combine कर देते हैं to get our final result. इस पे अभी हम मज़ीद एग्जांपल में भी बात करेंगे कि की एक्चुअली क्या है, वैल्यू एक्चुअली क्या हो सकती है. बट let us first talk about the MapReduce functions, कि किस तरह ये काम करता है, how it works actually. The whole process of MapReduce actually goes through 4 different phases. आपका पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होना या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना, it actually passes through 4 different phases of execution. हर एक फेज को हम एक नाम देते हैं, like splitting is a phase, mapping is a phase, shuffling जो आपने देखा, and then reduce. Mapping is here while reducing is here, reduce function. सबसे पहले let us see
कि जो आपके पास इनपुट स्प्लिट है, इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस फेस की. सो इस एन इनपुट टू अ मैप रिड्यूस जॉब is divided into fixed size pieces. तो हर एक पीस को, हर एक फिक्स्ड साइज को हम जो है वो इनपुट स्प्लिट कह सकते हैं. इन वेरी सिंपल वर्ड, इनपुट स्प्लिट जो है, इट इज़ एक्चुअली अ चंक ऑफ द इनपुट that is consumed by a single map function. मैप फंक्शन को जो चंक ऑफ डेटा आप एज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम इनपुट स्प्लिट कहते हैं. इनपुट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड एज एन इनपुट टू द मैप फंक्शन. स्प्लिट इसको इसलिए कहते हैं कि the data actually does not represent the whole data. It actually represent a chunk of the data that has been splitted into various chunk. और हर एक चंक को जो आप individually provide करते हैं to a single map function, that is called an input split. Second, we have the actual execution phase, and that is the mapping. Execution wise, this is the first phase. Component wise, this is the second phase of the map reduce program. इस phase में actually हमारे पास क्या होता है, the data in each split, जो above हमने input split देखा, वो जो data splits हैं हमारे पास, उनको हम pass करते हैं, उनको हम provide करते हैं to a mapping function. और वो मैपिंग फंक्शन हमें आउटपुट वैल्यूज देता है या रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करता है. तो अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इनपुट स्प्लिट हियर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैपिंग, एंड देन वी आल्सो हैव अ थर्ड phase which is called shuffling, and as the name indicate, it actually consume the output of the mapping phase. It actually आप कह सकते हैं कि consolidate the relevant records from the mapping phase output. इसको input कौन provide करता है? mapping function, right? So shuffling भी example से हम समझेंगे. वहाँ पे हम अभी examples में देखेंगे कि we will collect words that are same words को हम collect करेंगे. तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम पहले जो है वो स्प्लिट करेंगे, फिर उनकी मैपिंग करेंगे, फिर उनकी काउंटिंग करेंगे, एंड देन शफलिंग वगैरह. एंड फाइनली वी हैव द रिड्यूस फेज. इन दिस फेज वी एक्चुअली गेट आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम द शफलिंग फेज, और फिर हम उनको जो है वो एग्रीगेट करते हैं, राइट, कंबाइन करते हैं. सो दिस फेज एक्चुअली कंबाइंस द वैल्यूज फ्रॉम द शफलिंग फेज. और इसका एक और काम भी है, जो वैल्यूज इनको मिलती है आफ्टर शफलिंग फेज, इट एक्चुअली रिटर्न अ सिंगल आउटपुट वैल्यू टू द यूज़र. सो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, समराइज करता है आपके पूरे डेटा सेट को, या उसको एनालाइज करते हैं, और फिर वो आपको जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करता है इन द डिजायर्ड फॉर्म. So let us see how MapReduce work with the help of an example. I remember when I was checking the assignments, बहुत सारे students ने इस example को अपने assignment में present किया है. So this is actually very simple. As I mentioned earlier कि मैप रिड्यूस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सिंपल, लेकिन सिंपल होने के बावजूद आप इसको कॉम्प्लेक्स सिनारियो में यूज़ कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट इज़ सिंपल बट यू कैन सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सिंपल मैप रिड्यूस कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव इनपुट एंड वी हैव द फाइनल आउटपुट, बट इन बिटवीन आप देख सकते हैं अपने चारों फेजेस.
First phase, remember, input split, which is here. Second phase, mapping. Third phase, shuffling. Fourth phase, reducer. And you can see the output of the input split is provided to the mapping. The output of the mapping after shuffling is provided to shuffling, and the output from shuffling is provided to the reduce, and then the results are combined to get a final copy which is presented to the user. इस एग्जाम्पल में क्या है? This is the objective to mention this example here is to better understand the concept of how MapReduce actually works. So consider you have the following input which is mentioned here for your MapReduce program. This is like a 3-line problem, and the input text is welcome to Hadoop class, Hadoop is good, Hadoop is bad. So first thing, let us split this input into smaller chunks, और हर एक मैप जो है वो सिंगल चंक को प्रोसेस करेगा, डील करेगा, कंज्यूम करेगा. So welcome to Hadoop. This is first chunk. Class Hadoop is second chunk. Good Hadoop is third, and finally a single word bait, that is the fourth. Now we have to map. इस एग्जाम्पल में the job of mapping phase is to count a number of occurrence of each word which is given in this input, but we have already split it into different chunks. So here the job of mapping phase is to count a number of occurrences of each word from this input split, and then from this input split, and then from this input split. हर एक चंक को हम क्या कह रहे हैं? इनपुट स्प्लिट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे each and every word को आपने काउंट करना है. So the first word is welcome. Count it. Welcome is 1 time. 2 is 1 time. Hadoop is 1 time. Mapping complete of the first chunk. Second chunk, class is 1 time, Hadoop is 1 time, is occurs 1 times or appears 1 time. Third chunk, good value is 1, Hadoop value is 1, is 1, bait 1. Now this is actually the mapping. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस तरह मैंने अभी बताया कि दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जीक्यूशन. स्प्लिटिंग में कोई एग्जीक्यूशन नहीं है. दिस इज़ जस्ट मेकिंग द चंक्स. लार्ज डेटा को हम स्प्लिट कर रहे हैं इनटू स्मॉलर चंक्स, और फिर हम हर एक चंक को एक डिफरेंट मैप फंक्शन के हवाले कर रहे हैं. राइट. सो यहाँ पे कोई हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं है, वाइल मैपिंग में हमारे पास एग्जीक्यूशन है. हम क्या कर रहे हैं? हर स्प्लिट को हम पास कर रहे हैं, हम उसको एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ मैपिंग फंक्शन, और फिर उससे हम आउटपुट वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं. नाउ की वैल्यू पेयर, remember key value pair. You can see the key value pair in the mapping. Actually this is the key and this is the value. 2 is the key, 1 is the value. Hadoop is the key, 1 is the value. So key value pair, key value pair, key value pair. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? key value pairs देख सकते हैं. Now the third step is shuffling. और shuffling में क्या होता है? It actually consumes the output of the mapping phase. So the output from the mapping will be provided to the shuffling as an input. और shuffling भी होगी, यानी जो relevant record है from the mapping phase उनको हम combine करेंगे.
इन दिस एग्जाम्पल जो आपके पास सिमिलर वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं, उनको आपने ग्रुप करना है टुगेदर along with their frequency, how much time it appears in the mapping functions. और यहाँ पे एक और काम भी हो रहा है, देयर इज़ ऑर्डरिंग, कि हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल बी, देन सी, देन जी, देन एच, देन आई, देन टी एंड देन डब्ल्यू. सो लेट अस सी. सबसे पहले बेड वर्ड को आप देखें. ओनली वंस इसकी अपेयरेंस है, सो बेड इज़ वन. एंड शफलिंग भी हो गई, सबसे टॉप पे आ गया. देन क्लास का वर्ड देखें, इट अपेयर्स ओनली वंस. देन गुड का वर्ड देखें, अपेयर्स ओनली वन. देन हडूप देखें, हडूप यहाँ पे भी है, हडूप यहाँ पे भी है और हडूप यहाँ पे भी है. सो मैपिंग में आप देखें, हडूप इज़ इन द डिफरेंट ब्लॉक्स, बट यहाँ पे आप देखें हडूप इज़ इन द सेम ब्लॉक. ओके. सिमिलरली आप अगर इस को देखें, सो हियर वी हैव इज, हियर वी हैव इज, टू टाइम्स. यहाँ पे वो डिफरेंट मैपिंग में वो डिफरेंट ब्लॉक्स में है, चंक्स में है, यहाँ पे सेम चंक में. इसी तरह टू एंड इसी तरह वेलकम. सो दिस इज एक्चुअली शफलिंग. वी शफल द थिंग्स, actually the output of the mapping. The final step is the reduce step, reducer or reducing. इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें हम output values that we get from the shuffling phase, they are aggregated, they are actually reduced, aggregate करते हैं हम उनको. Average for example हम उसका फाइंड करते हैं, या टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस उनका हम फाइंड करते हैं. सो एक्चुअली यहाँ पे आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी. फॉर एग्जांपल हडूप बेड वंस, ओके, क्लास ओनली वंस, गुड ओनली वंस. हडूप को अगर आप देखें, सो वी हैव 3 entries for Hadoop, but here we have 1 entry, but the value is 3 now. So this is the aggregate value which I talked, and this is the summary. रिड्यूस के फेस में मैं आपको बताया कि एक्चुअली समराइज द डेटा, समराइज द कंप्लीट डेटा सेट. सो यू सी अ समरी. इस पूरे डॉक्यूमेंट में बेड का वर्ड सिर्फ एक दफ़ा आया है. इस पूरे इनपुट में हडूप का वर्ड 3 टाइम्स अपेयर हुआ है. इस पूरे डॉक्यूमेंट में वेलकम जो है वो सिर्फ 1 टाइम जो है वो अपेयर हुआ. सो दिस इज़ अ समरी, राइट. And also you have to combine the results of the reducer in to get a final document. So this is actually the actual solution of the problem, and the problem was कि आपने देखना है कि इस given input text में कौन सा word कितनी दफ़ा वो आया है. This is actually a simple example, simple way of doing the things. पहले split करते हैं, chunks में divide करते हैं, फिर उनको maps करते हैं based on the same keys, फिर उनको जो है हम shuffle करते हैं, and then finally we reduce them, summarize them and present them to the user as a single file. लेकिन आप इसी सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं ओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ओवर अ लार्ज डेटा सेट, ओवर बिग डेटा. आप इसी को अप्लाई कर सकते हैं to find the number of occurrences of each word, for example in the Shakespeare work. तो आप वहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, so you will get a huge amount of data as an input, not the 3 lines input, right? But the concept is almost the same. Let us see another example. And this is actually a general example. Before going to study more specific examples of MapReduce, let us see a general example from our daily life. सपोज करें कि आपके पास एक फाइल है, a big data set which contains data about daily minimum temperature in 5 different cities. और वो डेटा जो है वो किसी एक दिन का, किसी एक हफ्ते का, किसी एक महीने का नहीं है, पूरे साल का डेटा है.
Now the problem is like this. Your task is like this. You have to find the lowest temperature of each city during that year. पूरे साल में हर एक सिटी में सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया. And we are going to solve this problem by using the map reduce concept, but in general way. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? Splitting. आपने इस फाइल को क्या करना है? You have to split them, break them into multiple smaller chunks, multiple smaller files. सपोज करें कि आप जो हैं उस फाइल को स्प्लिट करते हैं into 10 chunks, 10 blocks, 10 different small files. ठीक है. फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास 10 different machines हैं, 10 different nodes हैं, 10 different units हैं. So आप इन फाइल्स को 10 स्मॉल फाइल्स को 10 स्मॉल ब्लॉक्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं among those nodes, those units for parallel processing. अब ये जो डेटा आपके पास होगा, इसमें हो सकता है कि हर एक स्मॉल फाइल में 5 सिटीज से रिलेटेड डेटा हो एट द सेम टाइम. ये भी पॉसिबल है कि हर एक फाइल में मल्टीपल एंट्रीज भी हो फॉर वन सिटी. नाउ जो टास्क हैं ऑफ ईच इंडिविजुअल नोड और यूनिट, हमने उसको रिड्यूस कर दिया. अगर आप ये पूरा का पूरा फाइल सिर्फ किसी एक नोड के हवाले करते हैं कि आपने इस पे प्रोसेसिंग करनी है और आपने हर एक सिटी में सबसे कम टेम्परेचर को ओवर द ईयर वो फाइंड करके हमें बताना भी है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ज़्यादा कर ली. हम क्या कर रहे हैं? हम एक प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू 10 मिनी प्रॉब्लम्स और फिर हम 10 डिफरेंट नोड्स के हवाले सिर्फ एक मिनी प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम मिनिमाइज कर रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ईच नोड. तो हमारा काम जो है पैरेलली वो जल्दी हो जाएगा और उसके बाकी फ़ायदे भी हमें मिल सकते हैं जो कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं. सो नाउ लेट्स कंसिडर के जो एक प्रोसेसिंग नोड है उसने आफ्टर प्रोसेसिंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैपिंग फेज, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट किए इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर जस्ट लाइक दिस. सिटी 1 का टेम्परेचर 3, सिटी 2 का टेम्परेचर -10, 3 का टेम्परेचर 12, 4 का टेम्परेचर -2 एंड 5 का -8. नाउ आपके पास जो है वो टोटल नोड्स कितने हैं? 10 हैं. ठीक है. तो हर एक नोड की यही पोजीशन होगी, यानी हर एक नोड जो है वो इस तरह के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट करेगा. फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, रिमेंबर दे आर नॉट द फाइनल रिजल्ट्स, इन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को आपने जो है accumulate करना है, aggregate करना है. You get the data from all the 10 processing units and then you combine them. So the output is going to be like this. City 1, this is the data from the first node. City 1, this is the data from the second node. City 1, this is the data from the third node, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9. Now अब आप easily जो है बता सकते हैं कि इस कॉलम में सबसे कम, विच इज़ अबाउट सिटी 1, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है? सिटी 2 में सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है? सिटी 3 में सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है? सिटी 4 में, 5 में. एंड दिस इज जस्ट द इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम द 3 नोड्स. इसी तरह आपके पास मज़ीद 7 एंट्रीज होंगी, 7 इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे फ्रॉम नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7, नोड 8, नोड 9 एंड नोड 10. तो अभी आपका जो नेक्स्ट फेज में टास्क है वो क्या है? यू हैव टू फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईच सिटी फॉर दैट ईयर.
वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग थिंग। एक्चुअली मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग को पैरेललाइज करता है फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट्स बाय splitting splitting them into smaller chunks and then allocating each chunk to a different machine and then allowing those machines to work parallel on the small chunks of data and then combining, aggregating, accumulating the results, the intermediate results to get the final results, to get the final data. So this was a general example. Let us move to a more specific one. Here the example is very famous. जिस तरह Hello World program famous है, इसी तरह मैप रिड्यूस में हमारे पास वर्ड काउंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही फेमस है. And that is, I think, the best way to understand the map reduce system with the help of the word count example. इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको बाद में आप लोग सीखते हैं, लेकिन हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करना दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड. सेम इज़ द केस विद मैप रिड्यूस एग्जाम्पल. वर्ड काउंट प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज़ नॉट द ओनली मोस्ट कॉमन example, but it is also the foundation for understanding other problems. यानी इसके जो टेक्निक्स हैं, जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, वो सिंपल प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, सब के लिए हमारे पास सेम है. द कॉन्सेप्ट इज़ सेम, ओनली जो आपके पास जो डेटा सेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट हो सकती है. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस. इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सी. वी हैव इनपुट. हम एक डॉक्यूमेंट को एज एन इनपुट ले रहे हैं. रिमेंबर यहाँ पे वी हैव ओनली अ सिंगल इनपुट. यू कैन टेक अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज एन इनपुट. और फिर हम क्या कर रहे हैं, वी गेट द फाइनल आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग देम, आफ्टर पासिंग द इनपुट फ्रॉम 4 different phases. Remember, we have the splitting, we have the mapping, we have the shuffling, we have the reduce phase, and then final output. So example वही है जो आपने देखा. We need to count the occurrences of each word in this input text. So the text is 1123, 221, 334, 4, 5 and 6. आपने क्या करना है, मैप रिड्यूस को यूज़ करते हुए you have to find कि how many time 1 appear in this input, how many times 2 appear, how many times 3 appear, how many times 4 appear, how many times 5 appears, and how many times we have 6 in the input. So for that we need to split it into different chunks. Splitting में हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट को हम 4 चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं. 1 1 2 3 chunk number 1, 2 2 1 chunk number 2, 3 3 4 is chunk number 3, while 4 5 6 is chunk number 4. और फिर हर एक स्प्लिट को हम एक डिफरेंट मैप रिड्यूस फंक्शन के हवाले कर रहे हैं, और मोर टेक्निकली एक डिफरेंट मशीन को हम दे रहे हैं. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो मैपिंग है, जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जो मैप फंक्शन है, इट एक्चुअली टेक्स द की वैल्यू पेयर, एंड द की वैल्यू पेयर हियर इज डॉक्यूमेंट का नाम क्या है और डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या है. सो दीज आर द कंटेंट्स, नेम आपके पास जो भी हो. फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम रीड कर रहे हैं और उसको हम जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर लिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द की, दिस इज़ द वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू.
So this is the first split. यहाँ पे अगर आप देखें 1 1 2 3, so 1 1 2 3, and then the second split, the third split, the fourth split, and the fifth split. So this is the mapping step. अब ये जो intermediate की वैल्यू रिजल्ट आपके पास आ गया, अब आपने इसको क्या करना है, इसको अभी आपने शफल करना है। किस तरह? और इसको आपने सॉर्ट भी करना है। अल्फ़ाबेटिकली आप कर सकते हैं, या 1 पहले हो, 2 बाद में हो, 3 बाद में हो, 4 सीक्वेंशली भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग सीक्वेंशली है। सो 1 1 1 सेकेंड टाइम अपीयरेंस, 1 थर्ड टाइम अपीयरेंस, एंड इसी तरह 2 की अपीयरेंस, 3 की अपीयरेंस, 4 एंड 5 की अपीयरेंस, एंड देन 6 की अपीयरेंस। अब ये जो रिड्यूस स्टेप है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वी एक्चुअली काउंट्स अप ईच ऑफ these individual values, each of these individual ones. For example, 1 को अगर आप काउंट करेंगे you will get 3. इसी तरह 2 को अगर आप काउंट करेंगे you will get 3. 3 को अगर आप काउंट करेंगे you will get 3. 4 के केस में you will get 2. 5 के केस में you will get 1. and 6 के केस में you will also get 1. And then you have to make it a single output file. So this is the solution to the problem. In this input text, the word 1 appears 3 times, the word 2 appears 3 times, the word 3 appears 3 times, 4 appears 2 times, 5 appears 1 time, and finally 6 appears 1 time. Generally it works like this. Technically, जो input file है on the left, it is actually split into chunks of data. Now, the number of split is influenced by the HDFS block size. Remember, MapReduce work on top of HDFS. नीचे आपके पास HDFS है, HDFS में हमारे पास block size है, if you remember from the previous lecture. ठीक है, वहाँ पे भी ब्लॉक साइजेस हैं, तो यहाँ पे भी MapReduce में भी ब्लॉक साइज हैं। सो कितने स्प्लिट्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6, डिपेंड्स ऑन द HDFS ब्लॉक साइज। और जो मैपर जॉब है, वो हम एक मैपर जॉब हम क्रिएट करते हैं फॉर ईच स्प्लिट। इसके लिए एक मैपर जॉब क्रिएट होगा, इसके लिए दूसरा मैपर जॉब, इसके लिए तीसरा मैपर जॉब, और इसके लिए चौथा मैपर जॉब जो है वो क्रिएट होगा। फॉर ईच ऑफ द स्प्लिट ऑफ डेटा चंक्स यू हैव टू क्रिएट मैपर जॉब। फिर जो है हर एक को हम इन स्प्लिट्स को हम प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग द मैपर प्रोसेस। और एक्चुअली ये सब कुछ जो होता है टेक्निकली ये डेटा नोड पे के ऊपर होता है, विच इज़ द मास्टर, विच इज़ द सर्वर, विच इज़ द डेडिकेटेड, विच इज़ द स्पेशल कंप्यूटर। सो मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कौन सा नोड रिस्पॉन्सिबल है? डेटा नोड। इन अदर वर्ड्स, जो आपके पास जो काउंट एग्जाम्पल है, जो मैप प्रोसेस है, यहाँ पे जो मैप प्रोसेस होगा, इट विल एक्चुअली क्रिएट अ सीरीज ऑफ की वैल्यूज़। यहाँ पे सॉरी, सो की वैल्यूज़ हम जनरेट कर रहे हैं। ये जो की वैल्यूज़ पेयर हैं, फिर इनको हम शफल कर रहे हैं इनटू लिस्ट बाय बेस्ड ऑन द की टाइप, सिमिलर की टाइप्स। फिर इन शफल लिस्ट को हम एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं टू द रिड्यूस टास्क्स, which reduce the list volume by summing up the values। और फिर इस reduce के आउटपुट को हम एक सिंपल लिस्ट के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। नाउ जो MapReduce का फ्रेमवर्क है, इट एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल these and other tasks
like scheduling, resource management, allocation, हार्ट बीट सिग्नल्स जनरेशन, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके लिए आपके बिहाफ पे ये सारा कुछ खुद करेगा. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. सेम वे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं. We have the input data, we have the final results, and in between we have the 4 different phases. The first is the splitting, then the mapping, shuffling and reducing. So first हम क्या कर रहे हैं, we divide the input into 3 splits. Here we have the input like 3 lines. So हर एक line हमारे लिए अब क्या है, एक individual input split है. टेक्निकली क्या होगा, जो आपके पास मैप नोड्स हैं, ऑल द मैप नोड्स, उनके दरमियान ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम वर्ड्स को टोकनाइज कर रहे हैं इन ईच ऑफ द मैपर, और उनको हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते हैं 11111 की. हर एक वर्ड के सामने हम हार्ड कोडेड 1 लिख देते हैं. यहाँ पे इसका एक लॉजिक है कि वाई वी यूज़ द हार्ड कोडेड वैल्यू 1 always. So the rationale behind is that giving a hard code value which is equal to 1 is that every word itself will occur only once. ठीक है, so confusion नहीं है. We are making things simpler. Now a list of this key value pair which is created in the mapping phase. यहाँ पे अगर आप keys को देखें, keys are actually nothing but the actual words from the input. These are the individual words, and value is nothing but a hard coded 1. So keys are the words taken from the input while the value is the hard coded 1. So the first line अगर आप इसको देखें, deer, beer, river. So we have 3 keys value pair, deer, beer and river. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 words हैं, so 3 key value pairs हमारे पास बन गई, जिसमें deer 1 is the first pair, beer 1 is the second pair, while river 1 is the third pair. ये जो मैपिंग का प्रोसेस है, it will remain the same on all the nodes. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, की वैल्यू पेयर्स को जो है वो क्रिएट करना. मैपर फेस के बाद जो पार्टीशन का प्रोसेस है, इट टेक प्लेस जहाँ पे आपके पास शफलिंग होगी और इंटरनली इस केस में सॉर्टिंग हो रही है. किसकी सॉर्टिंग? टू ऑल द टपल्स, टू ऑल द की पेयर वैल्यूज़, जिसमें जिसकी की सेम है, they are sent to the corresponding reducer functions. So after sorting and shuffling here, each reducer will have a unique key. यहाँ पे आप देख सकते हैं, now we have one unique key and a list of values corresponding to that. For example, you see bear appears 2 times, car appears 3 times, deer appears 2 times and river appears 2 times, and then we get the final input. So finally the output key value pairs are then collected and आप इसको किसी फाइल पे राइट कर सकते हैं, किसी यूज़र को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. Okay, so after some examples about MapReduce, let us see some basic features of the MapReduce. First feature is that it is a programming model as we saw in the definition. और किस तरह का प्रोग्रामिंग मॉडल है? कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि इस प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर आपको मिलेंगे जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्लेटफॉर्म है. सो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ MapReduce कि ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को या पैरेलल प्लेटफॉर्म को, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्लेटफॉर्म को जो है ये यूज़ करता है. और इसमें जो है हम लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन भी होती है, वगैरह वगैरह. सो द प्रोग्रामिंग मॉडल यूज्ड बाय द MapReduce इज़ एक्चुअली अ सिंपल वन.
और इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं दैट द प्रोग्रामर विल गेट। और एक एडवांटेज तो ये है कि प्रोग्रामर को बिल्कुल फील नहीं होगा कि पैरेललिज्म है, या उसको फील नहीं होगा कि जो है उसके जो इनपुट डेटा है उसको चंक्स में डिवाइड किया जा रहा है। सो ही विल गेट नो फीलिंग्स ऑफ द थिंग्स। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर प्रोग्रामर की एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, still the programmer is able to use the MapReduce, क्योंकि MapReduce will do all the stuff for you, management, scheduling, कौन सा ब्लॉक कितना बनाना है, कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड को देना है, रेप्लिकेशन किस तरह करनी है, चीज़ों को शफल किस तरह करना है, कंबाइन किस तरह करना है, रिड्यूस किस तरह करना है, मैप किस तरह करना है, की वैल्यूज पेयर्स किस तरह बनानी है। MapReduce is actually responsible for all the things, and it actually do the things for the programmers. So the programmer do not need to worry about the distributed system environment and how the stuff works. इसके अलावा एक फीचर है स्केलिंग का विथ MapReduce। स्केलिंग में हमारे पास दो तरह की स्केलिंग है, और इस पे हमने HDFS में भी बात की थी। एक को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग और एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली स्केल अप द सिस्टम बाय एडिंग रिसोर्सेज टू द सेम सिस्टम। यानी एक सर्वर है, उसके अंदर आप एक हार्ड डिस्क की बजाय दो हार्ड डिस्क लगा लें, तो आपने क्या की, स्केलिंग कर ली, बट दिस इज़ अ वर्टिकल स्केलिंग, राइट। दो की बजाय आपने तीन कर ली, तीन की बजाय आपने चार कर ली, सो दैट इज़ वर्टिकल स्केलिंग। सो एडिंग मोर मेमोरी, एडिंग मोर प्रोसेसिंग पावर, एडिंग मोर नेटवर्क थ्रूपुट to a node is actually examples of the vertical scaling. लेकिन इस तरह की जो स्केलिंग है, there is not actually the best option for MapReduce. MapReduce डिज़ाइन किया गया है to work on a distributed file system. So वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हॉरिजेंटल स्केलिंग का है। यानी हॉरिजेंटल स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली अचीव द स्केलेबिलिटी बाय एडिंग मोर computational nodes, by adding more machines instead of adding more resources like memory, like processing power to the same machine. हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ नोड्स को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से जो वर्टिकल स्केलिंग है उसको स्केल अप भी कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल स्केलिंग है उसको हम स्केल आउट भी कह सकते हैं। सो द फिलॉसफी इज लाइक दिस कि देयर इज अ वे कि आप मूव करते हैं डेटा को टूवर्ड्स द कंप्यूटेशनल। नो, यू एक्चुअली मूव कंप्यूटेशनल टूवर्ड द डेटा। सो द फिलॉसफी इज डोंट मूव डेटा टू द वर्कर्स, मूव वर्कर्स टू द डेटा. In other words, store the data on local disk of nodes in the cluster and then use the worker on the node to process its local data. आपका डेटा ज़्यादा है, आपको ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए, so bring them. Scale horizontally. Scale out. That is the best fit for MapReduce. So for the kind of problem typical of MapReduce is that it's simply not possible to hold all the data in memory. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि थ्रूपुट को रिमेन रीजनेबल रखते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल नोड्स, और इसकी वजह से हमें रिलायबिलिटी भी मिल जाती है थ्रू रिडंडेंसी, थ्रू रेप्लिकेशन. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है, तो मास्टर रिक्वायर्ड है, तो मास्टर नोड क्रिएट्स करता है चंक्स को और फिर उनकी बैलेंसिंग करना, रेप्लिकेशन करना, कम्युनिकेशन करना, उनको मैनेज करना, उनकी स्केजुअलिंग करना, ये सारी मास्टर की या नेम नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी. सो स्केलिंग इन MapReduce इज़ एक्चुअली डन
हॉरिजेंटली। और हॉरिजेंटल स्केलिंग की ब्यूटी ये है कि वे एक्चुअली ब्रिंग कंप्यूटेशन टूवर्ड्स द डेटा, राइट। तो हॉरिजेंटल स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली अचीव द स्केलिंग बाय एडिंग मोर कंप्यूटेशनल नोड्स, राइट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ मैप रिड्यूस का आप इजीली सिस्टम को हॉरिजेंटली स्केल कर सकते हैं। ओके, a feature is related with the server failure। जहाँ पे भी प्रोसेसिंग अगर होगी on a single powerful and expensive machine, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि ये मशीन जो है ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, सो इट इज़ वेरी रिलायबल एंड यू माइट गिव रीजंस कि ये जो मशीन है इट रन्स फॉर सेवरल ईयर्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी हार्डवेयर फेलियर। बट रिमेंबर, हार्डवेयर फेलियर इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। कहीं पे भी हार्डवेयर फेल हो सकता है, राइट। ऑन द अदर साइड हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की हम बात जब करते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि वी आर यूजिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट कम्योडिटी हार्डवेयर मशीन्स, तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास पावरफुल एक्सपेंसिव डेडिकेटेड मशीन्स हैं तो वहाँ का हार्डवेयर फेल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की, जहाँ पे वी आर डीलिंग विद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लो कॉस्ट मशीन्स, कम्योडिटी हार्डवेयर, सो फेलियर आर द चांसेस ऑफ फेलियर आर मच मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट। वहाँ पे फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जो मैप रिड्यूस को के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मशीन फेलियर किसी भी टाइम पे अकर हो सकती है। So they have to replicate the jobs across different machines, ताकि अगर एक मशीन फेल हो भी जाए, एक मशीन का हार्डवेयर काम करना छोड़ भी दे, you still have access to the data from a different machine. So server failure of a worker is actually managed by re-executing the task on another machine. आपका एक टास्क है जो कि किसी मशीन उसको प्रोसेस कर रहा है एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो मशीन जो है वो फेल हो गया। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मास्टर कि वो उस टास्क को किसी और वर्कर मशीन के हवाले कर ले। इसके अलावा एक और फ़ायदा आप कह लें वो ये भी हो सकता है कि सेवरल वर्कर्स कैन बी असाइन द सेम टास्क और उनके रिजल्ट्स को जो है फिर बाद में हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी पैरेलल फॉर्म में अगर हम एग्जीक्यूशन करें तो यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन टाइम। तो ना तो ये कि आप सिर्फ सर्वर फेलियर को एड्रेस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से, पैरेललिज्म की वजह से, बट आल्सो यू कैन इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन टाइम। So these were some features of the MapReduce. So finally, let us talk about the architecture of the MapReduce. जिस तरह हमने HDFS का आर्किटेक्चर देखा था, इसी तरह हम MapReduce का भी आर्किटेक्चर देखते हैं। अगर आप इस आर्किटेक्चर को कंपेयर करें विद द आर्किटेक्चर ऑफ द HDFS, you will see some similar components, some similar things. What are those things? जी, फिगर को देख के बताएं। Here you have the client. HDFS में भी हमारे पास client था. We have name node here. HDFS में भी हमारे पास name node था या master node. We have the data nodes here. So HDFS में भी हमारे पास data nodes थे जिनको हम slaves भी कह सकते हैं. So same is here. And we have the actual hard drives. यहाँ पे भी है, HDFS में भी था. Right? So these two things, MapReduce and HDFS, they are like brother and sister. They work hand by hand. They go hand in hands. They work in parallel as well. और वहाँ पे भी हमारे पास रेप्लिकेशन थी, यानी सेम चंक्स की कॉपीज़, डिफरेंट एटलीस्ट 3 कॉपीज़,
सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अ चंक ऑफ block 1 is here, another is here, and the same replica is here. Okay, so these are the similarities between the architecture of the MapReduce and HDFS. So the key components are like the client master node and the slave nodes, but other things are also here. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हाई लेवल पे हम देखते हैं कि जो क्लाइंट है, एक्चुअली जो नेम नोड है वहाँ पे हमारे पास मेटा डेटा ऑपरेशंस होते हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे रेप्लिकेशंस होनी है, कौन से आइडल है, किन किन को टास्क देना है, स्केजुअलिंग किस तरह करनी है, डेटा अबाउट डेटा, दैट इंफॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड इन द नेम नोड. फिर हमारे पास सेकेंडरी नोड्स भी होते हैं, बैकअप नोड्स भी होते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर, वो ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं. सो मेटा डेटा इज़ हेयर कि आपने ब्लॉक्स कहाँ से लेना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, नेम नोड. सो द क्लाइंट कॉन्टेक्ट द नेम नोड फॉर सच मेटा डेटा. फिर अगर आपने कोई टास्क, कोई जॉब असाइन करना है टू द क्लस्टर, वो क्लाइंट किसको देगा, नेम नोड को देगा. So the task assignment is from the name node towards the slave node. So here is the task assignments. Similarly, data assignments to data nodes also happen from the name node towards the slave nodes. And ये जो bi-directional arrows हैं कि slave node भी data node के साथ communication कर सकता है. For example, you can say कि हार्ट बीट सिग्नल्स जो हैं वो स्लेव नोड्स की तरफ से डेटा नोड्स को मिल रहे हैं कि आई एम वर्किंग प्रॉपरली, जो टास्क आपने दिया है दैट इज़ अंडर प्रोसेसिंग. और अगर किसी तरफ से हार्ट बीट सिग्नल्स ना मिले तो नेम नोड ये सपोज करता है कि द स्लेव नोड इज़ नॉट अवेलेबल और इज़ डेथ, तो उसका टास्क जो है वो किसी और के हवाले करना. एंड देन वी हैव द रीड राइट ऑपरेशन. रिमेंबर, आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट डायरेक्ट. ये जो रीड राइट ऑपरेशन है इट गोज थ्रू द नेम नोड, राइट, बट स्टिल यू कैन सी द कम्युनिकेशन हेयर. कुछ चीज़ें जो कि नई हैं इस आर्किटेक्चर में, देयर इज़ द जॉब ट्रैकर एंड द टास्क ट्रैकर एंड द जॉब्स इटसेल्फ. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज 3 कंपोनेंट, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता है. क्लाइंट किसे कहते हैं, नेम नोड किसे कहते हैं, स्लेव नोड किसे कहते हैं, हार्ड ड्राइव्स किसे कहते हैं, डेटा रेप्लिकेशन किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है. सो व्हाट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इज़ द जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर एंड द टास्क इटसेल्फ. एंड यू सी MapReduce hand in hands, side by side in each of the डेटा नोड. यहाँ पे भी मैप भी है, रिड्यूस भी है, यहाँ पे मैप भी है, रिड्यूस भी है, मैप भी है, रिड्यूस भी है, एंड हियर वी हैव द मैप एंड रिड्यूस एज वेल. So the key components in the system are the job new in the system are the job tracker, the task tracker, and the different tasks. So job tracker, इसकी लोकेशन को अगर आप देखें कहाँ पे है, मास्टर नोड में या नेम नोड में. सो आप कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली द मास्टर. जिस तरह HDFS में नेम नोड वाज द मास्टर, इसी तरह MapReduce के आर्किटेक्चर में जो जॉब ट्रैकर है दैट एक्ट्स लाइक अ मास्टर. इसीलिए इसको हम सेंट्रल अथॉरिटी भी कह सकते हैं. दिस इज़ द कंपोनेंट which is actually responsible for the complete execution of the submitted job. Complete execution. यूज़र ने टास्क सबमिट किया, टास्क सबमिट करने से लेकर रिजल्ट आने तक, जनरेट करने तक कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जॉब ट्रैकर. मैपिंग, shuffling, reduction and combining the result, aggregate लेना वगैरह वगैरह, सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जॉब ट्रैकर, बिकॉज ही इज़ द मास्टर, he is the central authority. So it is actually responsible for many things: scheduling of the incoming task,
monitoring of the submitted jobs, keeping track of the node membership and status of a cluster, responsible for client request for job submissions and job status. It actually keeps tracks of the overall progress of each job, each submitted job. इवन अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई टास्क फेल हो जाए तो जॉब ट्रैकर क्या करेगा, वो रीस्केड्यूल करेगा सेम टास्क को बट ऑन अ डिफरेंट टास्क ट्रैकर. स्केड्यूलिंग पे हमने बात की तो जॉब ट्रैकर में सम स्केड्यूलर्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक को हम कहते हैं फेयर स्केड्यूलर और एक को हम कहते हैं कैपेसिटी स्केड्यूलर. दोनों में एक मेन डिफरेंस है एंड द डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल. जो आपके पास फेयर है स्केड्यूलर, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिंगल क्यू होती है फॉर स्टोरिंग द इनकमिंग जॉब्स. जो आपके पास कैपेसिटी स्केड्यूलर है, इट एक्चुअली सपोर्ट्स मल्टीपल क्यूज़. ये मल्टीपल क्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट क्यू को डिफरेंट प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं फॉर guaranteed access or for quality of services based on different types of task. एक टास्क है जो कि रियल टाइम प्रोसेसिंग जिसको चाहिए, या उसको जो है वो क्रिटिकल टाइम कंडीशन वाला कोई एप्लीकेशन है, सो डिले उसको कम से कम चाहिए, तो आप इसको एक ऐसे क्यू में रखिए जिसकी प्रायोरिटी हाई हो. राइट. सो अगर आप सिर्फ एक ही क्यू को यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रायोरिटीज़ किसी को नहीं दे रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, सो फर्स्ट स्केड्यूलर इज़ देयर. However, if you want to categorize the incoming task based on different priorities, तो आप जो हैं डिफरेंट क्यूज़ को मल्टीपल क्यूज़ वाले अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द कैपेसिटी स्केड्यूलर. वहाँ पे डिफरेंट हर एक क्यू की डिफरेंट जो है वो प्रायोरिटी होगी, एंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्यू यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द टास्क्स. So job tracker is actually the master, is actually the central piece, is actually responsible for the complete execution of the submitted task. इसमें scheduling आ जाती है, monitoring of the currently processing jobs आ जाती हैं, keeping track of the node membership, keeping track of the cluster machines, keeping कि कौन responsible है, कौन जो है job को execute कर रहा है, ओवरऑल प्रोग्रेस उनकी क्या है, और अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई टास्क फेल हो जाए तब जो है रीस्केड्यूलिंग किस तरह करनी है, किस तरह डिफरेंट टास्क ट्रैकर जो है वो उस टास्क को एलोकेट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब ट्रैकर. एंड देन वी हैव द टास्क ट्रैकर्स. टास्क ट्रैकर की अगर आप प्लेसमेंट देखें, सो दे आर इन द स्लेव नोड्स, दे आर इन द डेटा नोड्स. सो मास्टर खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से काम लेता है, जबकि ये जो स्लेव्स हैं ये खुद काम करते भी हैं और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मास्टर के साथ शेयर भी करते हैं. और एक्चुअली इनको टास्क जो है वो असाइन होते हैं फ्रॉम द जॉब ट्रैकर. राइट. सो दैट इज़ वाई जो टास्क ट्रैकर हैं, दे आर द स्लेव्स, दे आर द एक्चुअल वर्कर्स, दे आर द एक्चुअल नोड्स जो कि प्रोसेसिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं. जब कोई क्लाइंट कोई टास्क सबमिट करता है तो जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है? इन द टास्क ट्रैकर. फॉर एवरी जॉब सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन इन द सिस्टम, हर एक सबमिटेड जॉब के लिए we have one job tracker that resides on the name node.
लेकिन हमारे पास मल्टीपल टास्क ट्रेकर्स हो सकते हैं जो कि रिसाइड्स करते हैं ऑन द डेटा नोड्स। जिस तरह HDFS में हमने देखा था कि हमारे पास एक नेम नोड होता है एंड वी हैव मल्टीपल डेटा नोड्स, सेम इज़ द केस विथ MapReduce। जो जॉब ट्रेकर है वो एक होता है, जस्ट लाइक हेयर। वो कहाँ पे रिसाइड करता है, कहाँ पे, वेयर इज़ द लोकेशन, इन द नेम नोड, रिसाइड्स ऑन द नेम नोड। लेकिन जो आपके पास जॉब ट्रेकर्स हैं, सॉरी जो टास्क ट्रेकर्स हैं, यू सी they resides on the data nodes and they are multiples. In this case we have 4 task tracker. They are the slaves, they are the actual workers. तो जो भी जॉब आप सबमिट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए इन द सिस्टम, उसके लिए एक जॉब ट्रैकर होगा और मल्टीपल हमारे पास टास्क ट्रैकर्स हो सकते हैं। टास्क ट्रैकर्स जो हैं ये एक्सेप्ट करते हैं मैप जॉब्स को एंड रिड्यूस जॉब्स को फ्रॉम द जॉब ट्रैकर। फिर ये लॉन्च करता है, लॉन्चेस उनके एग्जीक्यूशन को एंड आल्सो कीप ट्रैक ऑफ देयर प्रोग्रेस ओवर टाइम। यानी सिर्फ ये नहीं कि टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ओके, उनकी प्रोग्रेस चेक करना और उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के बाद उनकी प्रोग्रेस को रिपोर्ट भी करना टू द जॉब ट्रैकर। जिस तरह मास्टर जो है वो स्लेव से पूछते हैं आज आपने क्या काम किया है, अपनी रिपोर्ट जो है वो मुझे पेश करो। सो जो आपके पास जो जॉब ट्रैकर हैं वो टास्क ट्रैकर से प्रोग्रेस मांगता है। सो टास्क ट्रैकर जो है वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं टू द जॉब ट्रैकर। जो टास्क उनको मिले हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है ओवर टाइम, दे रिपोर्ट इट। इस रिपोर्टिंग के अलावा देयर इज़ अनदर स्पेशल सिग्नल जिसको हम कहते हैं हार्ट बीट सिग्नल। इट इज़ एक्चुअली जनरेटेड बाय द टास्क ट्रैकर and it is sent periodically towards the job tracker। यानी जो टास्क ट्रैकर है दे periodically send the heartbeat signal to the job tracker। किस लिए, what is the purpose? The purpose is to notify the current state of this system, of this machine। और अगर ये heartbeat signal जॉब ट्रैकर को नहीं मिलते तो वो कंसिडर करता है कि इस वक्त ये टास्क ट्रैकर जो है वो फेल हो गया है, अवेलेबल नहीं है, जो टास्क मैंने उसके हवाले किए थे वो किसी और को देने का वक्त आ गया है। ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव द टास्क इटसेल्फ। जो भी जॉब आप सबमिट करते हैं या यूज़र सबमिट करता है तो सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जिनको हमने इनपुट स्प्लिट्स का नाम दिया था। और ये जो मल्टीपल टास्क हैं फिर हम उनको रन करते हैं ओवर मल्टीपल डेटा नोड्स इन अ क्लस्टर। और ये जो टास्क हैं दे एक्चुअली रन एज अ सेपरेट प्रोसेसेस, राइट। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे पैरेललिज्म का काम आता है। दे रन इंडिपेंडेंटली, दे रन एज अ सेपरेट प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट मशीन्स। और जो टास्क हैं दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड और उनकी जो प्रोग्रेस है वो पीरियोडिकली रिपोर्ट भी होती है टू देयर पेरेंट टास्क ट्रैकर। सो टास्क आर एक्चुअली द जॉब्स जो कि हम डिवाइड करते हैं इनटू चंक्स और फिर उनको हम रन करते हैं ऑन मल्टीपल डेटा नोड्स इन द क्लस्टर। सो दिस वाज अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द MapReduce and the main components, the job tracker, the task tracker and the task which we studied। So आज के लेक्चर में हमने another core component of Hadoop ecosystem which is called the MapReduce, उसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा, उसको समझा। इन समरी एक्चुअली जो MapReduce है इसको गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन वन ऑफ हिज पेपर अबाउट द, वो पेपर भी MapReduce ही का था, फिर अपाची ने उसको अडॉप्ट किया और
It was something in 2004, and the purpose was to quickly analyze the large amount of contents जो सर्च इंजन उस टाइम पे पब्लिक वेबसाइट्स से डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो उनको एनालाइज करना बाय यूजिंग अ पेज रैंक एल्गोरिथम. सो दैट वाज द पर्पस. और फिर हमने देखा कि जो मैप रिड्यूस है, इट एक्चुअली रिसाइड्स ऑन टॉप ऑफ द HDFS. So they are the two main core components of Hadoop, the MapReduce and HDFS, which work side by side in parallel. One is responsible for storage, the second one is responsible for processing of the data by using the map and reduce functions. और फिर हमने देखा कि अगर आप मैप रिड्यूस के अप्रोच को यूज़ करते हैं, जिसमें आप लार्ज प्रॉब्लम्स को ब्लॉक करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और फिर आप हर एक पार्ट को पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं इंडिविजुअली टू गेट द फाइनल आंसर, तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे. एंड द एडवांटेजेस आर स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सिंपलिसिटी, एफिशिएंसी, लोड बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. हमने ये भी देखा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो लिस्प से ली गई है, विच इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसर, जहाँ पे लिंक्ड लिस्ट को नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर द सोर्स कोड. जिस तरह लिस्प में दो फंक्शंस हैं, मैप एंड रिड्यूस, इसी तरह मैप रिड्यूस में भी दो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं. एक को हम कहते हैं मैप और एक को हम कहते हैं रिड्यूस. फिर की वैल्यू पेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह की वैल्यू पेयर्स को हम जनरेट करते हैं एंड हाउ दे आर इफ़ेक्टिव फॉर गेटिंग द फाइनल आउटपुट. देन वी सा के हाउ एक्चुअली द मैप रिड्यूस वर्क्स, किस तरह प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. 4 स्टेप्स आर the splitting, the mapping, the shuffling and the reduction, the reducing phase. Split में हम क्या करते हैं कि जो जॉब है उनको हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं इनटू फिक्स्ड साइज पीसीज, जिनको हम इनपुट स्प्लिट्स कहते हैं. फिर एग्जीक्यूशनल वाइज मैपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम जो है वो स्प्लिट ईच स्प्लिट को हम पास करते हैं फ्रॉम अ मैपिंग फंक्शन, जिससे हमारे पास इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स आ जाते हैं. फिर उनको हम शफल करते हैं बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम्स. सॉर्टिंग भी हो सकती है, सीक्वेंशियली भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी हो सकती है, काउंटिंग भी हो सकती है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है. एंड देन वी रिड्यूस द आउटपुट of the mapping, the shuffling, by combining the similar by aggregating the values and combining the similar key value pairs. So finally we get the output. फिर हमने कुछ examples देखी map reduce से related. A general example about finding the minimum temperature of 5 different cities over an year, and also we saw different word count examples कि किस तरह हम word को count कर सकते हैं in any input data set by using the map reduce functions. Some features हमने देखी. map reduce, the first feature was programming model. जो इसका है वो distributed है, वो parallel है, और वो जो है दो functions को support करता है, map and reduce को, और key value pairs पे base करता है. इसके अलावा एक हमने देखा कि स्केलिंग मैप रिड्यूस में पॉसिबल है. दो तरह की स्केलिंग नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल है. एक को हम वर्टिकल कहते हैं या स्केल अप, और एक को हम हॉरिजेंटली कहते हैं यानी स्केल आउट. सो मैप रिड्यूस की जो डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव था कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए बनाया गया था, बट इट एक्चुअली फोकसेस ऑन द हॉरिजेंटल स्केलिंग, एंड द पर्पस इज़ टू ब्रिंग कंप्यूटेशन क्लोजर टू द डेटा रादर देन मूविंग डेटा टूवर्ड्स द कंप्यूटेशन. तो उसके लिए जो अप्रोच ज़्यादा सूटेबल है, दैट इज़ द हॉरिजेंटल स्केलिंग. और फिर हमने देखा कि सर्वर फेलियर्स अगर हैं तो किस तरह हम उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि हम कमोडिटी हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, हम 100 और 1000 लो कॉस्ट मशीन को यूज़ कर रहे हैं. सो किसी भी टाइम पे कोई भी मशीन जो है वो फेल हो सकती है. सो हाउ टू डील विद दोज सिचुएशंस. एंड फाइनली वी सॉ द आर्किटेक्चर ऑफ map reduce.
हमने देखा कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ द MapReduce एंड HDFS. जो सिमिलैरिटीज़ थी लाइक नेम नोड, लाइक क्लाइंट, लाइक डेटा नोड्स एंड लाइक द हार्ड ड्राइव्स, लाइक द रिप्लिकेशंस, वो हमने देखी. एंड देन सम न्यू कंपोनेंट्स विच आर स्पेसिफिक टू द MapReduce के मास्टर जॉब ट्रैकर क्या है और टास्क ट्रैकर क्या है एंड व्हाट आर द टास्क, उस पर हमने बात की. सो जॉब ट्रैकर इज़ एक्चुअली योर मास्टर, योर सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो आपके पास टास्क ट्रैकर है, दे आर एक्चुअली द वर्कर्स, द स्लेव्स, जो कि आपके लिए जो आपके सबमिटेड जॉब्स हैं उनकी एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है और अपनी प्रोग्रेस को जो है वो जॉब टास्क ट्रैकर के साथ शेयर करता है. एंड देन वी सा द एक्चुअल टास्क. सो दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.